हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कक्षा 7वीं की जो एक हिंदी की कविता है, शाम एक किसान। तो इस पर मैं आपको कविता की पाठ योजना कैसे बनाते हैं तो मैं आपको आज बताने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आप इस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए कि कविता शिक्षण की पाठ योजना किस तरह से आसानी से बनाई जा सकती है। और आप इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हिंदी की कोई भी कविता है, आप इसी फॉर्मेट के आधार पर उसकी पाठ योजना बहुत आराम से बना सकते हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और कविता शिक्षण की पाठ योजना कैसे बनाना है इसको आराम से सीखिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। कक्षा आपको लिखनी है, सामान्य जानकारी सूचना होती है, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। और उप विषय में आप क्या लिखोगे, जो भी आप अध्याय पढ़ा रहे हो, श्याम एक किसान, ठीक है। ये उल्टे हाथ की तरफ लिखना है। और इसके बाद सीधे हाथ की तरफ आप क्या लिखोगे, दिनांक, जो भी डेट है, कालांश मतलब पीरियड, और समयावधि मतलब जो भी कालांश पीरियड, पहला दूसरा तीसरा, समयावधि मतलब कितने देर का पीरियड है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, सामान्य उद्देश्य, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी कविता शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं तो एक जैसे रहते हैं। तो आप सामान्य उद्देश्य, अगर आपके शिक्षक कहें कि आपको पाठ के साथ लिखना है तो आप यहाँ पे 3-4 सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। और अगर आपके शिक्षक कहें कि नहीं, सामान्य उद्देश्य शुरू के ही पृष्ठ पर लिख लीजिए, तो आप इस तरह से शुरू के पृष्ठ पर लिख सकते हैं सामान्य उद्देश्य। और यहाँ पर सिर्फ उस पृष्ठ का नंबर डाल दीजिए कि पृष्ठ संख्या 1 पर सामान्य उद्देश्य दिए गए हैं। तो कविता शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य कौन से हैं मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, पद्य या कविता शिक्षण के उद्देश्य: कविता एवं साहित्य के अध्ययन में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को लय, ताल, स्वर तथा नाटकीय आवश्यकताओं के अनुरूप कविता पढ़ने योग्य बनाना, विद्यार्थियों को उचित गति, आरोह अवरोह एवं भावानुसार कविता पाठ पढ़ने के योग्य बनाना, विद्यार्थियों को कविता पाठ सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना। तो ये सामान्य उद्देश्य हैं, ये आप इसको उतार सकते हैं और इनमें से कोई भी 3-4 आप अपनी पाठ्य योजना में लिख सकते हैं, ठीक है। इधर आप लिख सकते हैं। मैं किस तरह से कर आ रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बच्चों से बोलता हूँ कि तुम सामान्य उद्देश्य जो है हिंदी भाषा के पद्य शिक्षण के, तुम शुरू के पेज पे लिख लो और यहाँ पे सिर्फ उसका नंबर डाल देना, क्योंकि सामान्य उद्देश्य एक जैसे रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। तो हिंदी भाषा में अगर विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो अध्याय से संबंधित होते हैं। तो इस अध्याय को जब मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चों को इस अध्याय में से उनको क्या क्या मैं सिखाने वाला हूँ, तो ज्ञानात्मक सबसे पहले, अगर मैं ज्ञानात्मक की बात करता हूँ तो ज्ञानात्मक उद्देश्य सबसे पहले मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो उद्देश्य हैं ये अपने आप से नहीं लिखने होते। ये ब्लूम्स का एक चार्ट आता है, आपको ये उद्देश्य आपको यहाँ से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये उद्देश्य आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो बच्चों को किन चीज़ों का ज्ञान आपको दिलाना है, तो सूची बनाना, नाम देना, कथन है। तो जो भी उद्देश्य आपको ठीक लगे, आप जिस तरह से जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। मान लो परिभाषा देना, तो अगर आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो परिभाषा देना बहुत जरूरी है। आप सूची, ठीक है। आप अगर कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो उसमें पात्रों के नाम आते हैं, तो आप इस तरह के उद्देश्य ले सकते हैं। प्रत्यास्मरण जो है ये किसी में भी आ जाएगा, मतलब जब भी उस अध्याय का नाम बच्चा भविष्य में सुनता है तो वो अध्याय उसके सामने आ जाता है, उसके बोल आ जाते हैं। तो प्रत्यास्मरण मतलब उस वो अध्याय बच्चों के दिमाग में हमेशा रहेगा, इस तरह से आपको बताना है। इसी तरीके से बोधात्मक में व्याख्या देना, वर्णन करना, अर्थ निकालना, निर्णय लेना, सारांश, वर्गीकरण, तुलना, भेद, अंतर, चर्चा। प्रयोगात्मक में प्रयोग करना, परिवर्तन, चयन, गणना। और कौशल में है तो इसमें विकास आता है, अभ्यास आता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको उद्देश्य यहाँ से लेने हैं। इस पर मैं एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कौन सा उद्देश्य लिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने उद्देश्य लिया है प्रत्यास्मरण। तो आप भी प्रत्यास्मरण का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही, फिर से अब मैं जैसे आपसे बताता हूँ कि झांसी की रानी की कविता, तो झांसी की रानी का नाम सुनते ही आपको एक कविता याद हो आ रही होगी, झांसी की रानी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो मतलब आपको वो
कविता फिर से याद आ रही है, तो क्या है प्रत्यास्मरण, मतलब वो दिमाग में आपकी कविता है जो नाम सुनते ही आपको याद आ गई, तो इस तरह से है कि बच्चा उसका फिर से प्रत्यास्मरण कर सके। तो एक मैंने यहाँ पे प्रत्यास्मरण लिया है, दूसरा है बताना। तो कोई भी कविता आप बनाओ तो आप उसमें यही समान उद्देश्य, आप ज्ञानात्मक उद्देश्य, प्रत्यास्मरण, बताना, आप बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हो, बस कविता का नाम बदलेगा, उद्देश्य यही रहेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये उद्देश्य हमने क्यों लिया है। फिर बोधात्मक की बात करते हैं, तो बोधात्मक में मैंने कौन सा उद्देश्य लिया है, वर्णन। तो कोई भी कविता आप लो तो आप आराम से यही उद्देश्य आप ले सकते हैं, कविता का नाम बदलेगा, बाकी उद्देश्य ये रहेंगे, ठीक है। प्रयोगात्मक में कि विद्यार्थी कविता को कंठस्थ करने का अभ्यास करेंगे। कंठस्थ मतलब कि मुंह जबानी, बिना देखे बच्चा कविता को याद करके बोल सके, इस तरह से। आगे कौशल, तो कौशल क्या लिया है, तो जैसे हिंदी भाषा में कौशल जो है श्रवण कौशल होता है, वाचन कौशल होता है, तो विद्यार्थियों के श्रवण और वाचन कौशल का विकास होना। तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य मैंने लिया है, विकास, ठीक है। तो विद्यार्थियों के श्रवण तथा वाचन कौशल का विकास होगा। तो इस तरह से आप बस हिंदी की कोई भी कविता की पाठ्य योजना हो तो आपको बिल्कुल यही लिखना है, बस कविता का नाम बदलेगा, बाकी फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। उसके बाद शिक्षण सामग्री, कविता से संबंधित जो चित्र है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, शब्दार्थ कथन विधि। पूर्व ज्ञान में तो मान के चलते हैं कि विद्यार्थी कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो बच्चा जो भी बताएगा, कविता, कहानी, व्याकरण। कुछ लेखकों के नाम बताइए, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। हिंदी के कुछ कवियों के नाम बताइए, शिवमंगल सिंह, मीराबाई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। और यहाँ से आप अपने अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं कि आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है श्याम एक किसान, ठीक है। अब प्रस्तुतिकरण, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रस्तुतिकरण का जो सारा का सारा है ये वर्तमान काल में आएगा। तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण बिंदु की। तो कविता का सार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कविता का सार आप बिल्कुल यही फॉर्मेट यूज करना। और विद्यार्थी व्यवहारगत उद्देश्य में कि जब आप ये बिंदु बताओगे तो बच्चों को क्या चीजें पता चलेंगी, तो ये उद्देश्य आएंगे, ये वर्तमान काल में ही होंगे। तो विद्यार्थी कविता का सार बताने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो आप कविता के बारे में, कवि के बारे में आप बताओगे, और विद्यार्थी क्रिया बच्चा ध्यान से सुनता है, और आपने जो शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया है उसका मिनिएचर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप बच्चों से प्रश्न करेंगे तो मूल्यांकन में आप यहाँ पे प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। आगे फिर कविता का स्वस्वर वाचन, दूसरा जो शिक्षण बिंदु। तो विद्या जब हमेशा ध्यान रखना, जो स्वस्वर वाचन है ये अध्यापक कर रहा है और बच्चा ध्यान से सुन रहा है। क्यों सबसे पहले अध्यापक का स्वस्वर वाचन करना इसलिए जरूरी है ताकि आप बच्चों को बता सको कि कविता को किस तरह से पढ़ना है, किस लय में पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला जो कविता का स्वस्वर वाचन है अध्यापक करेगा, और विद्यार्थी क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, और इससे उनके श्रवण कौशल का विकास होता है। तो स्वस्वर वाचन में क्या है, छात्र अध्यापिका उचित स्वर, गति, आरोह अवरोह के साथ कविता का स्वस्वर वाचन करती है। अगर आप लड़के हैं तो आप यहाँ पे छात्र अध्यापक डालना, तो आप कविता की पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति यहाँ पे लेना। विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो बच्चा ध्यान से सुनेगा ही। उसके बाद कविता में जो जो कठिन शब्द आए, क्योंकि जब अब कविता को हम पहली बार पढ़ते हैं ना तो उसके हर शब्द बच्चों को नहीं पता होते, तो इसलिए हम पहला स्वस्वर वाचन करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो कविता के कठिन शब्द हैं वो हम बच्चों को बताते हैं। तो विद्यार्थी कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थापन करने योग्य होते हैं। तो जो भी कठिन शब्द हैं आप बच्चों को बताइए, ठीक है। अब कठिन शब्द बच्चों को आपने बता दिए हैं, अब उसके बाद आप फिर से कविता का स्वस्वर वाचन कीजिए। तो अब बच्चों को कविता का एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा, ठीक है। अब स्वस्वर वाचन 2 हो गया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कविता का स्पष्टीकरण करना है कि कवि बताना क्या चाहता है अपनी कविता के माध्यम से। और आखिर में आपको क्या करना है, अनुकरण, मतलब बच्चों से अब कविता कहोगे कि बच्चों अब तुम सब साथ मिलकर कविता का वाचन करो, ठीक है। तो अब आप बच्चे आपके साथ साथ कविता का अनुकरण वाचन करेंगे, जिससे वो कविता को सही तरीके से बोलना, एक उचित लय में बोलना सीख जाए। तो आप कविता की कोई भी पाठ्य योजना है आप बिल्कुल इसी तरह से आप उसको बना सकते हैं, बस कविता का नाम बदलेगा, बाकी ये फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और व्यवहारगत उद्देश्य का जो ये वाला डब्बा है
इसमें अगर आपके महाविद्यालय में, कॉलेज में इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। और आखिर में पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब जो भी बच्चों को आपने पूरी कक्षा में कराया वो प्रश्न के माध्यम से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कवि ने इस कविता में किसका चित्रण किया, कवि ने पहाड़ की तुलना किससे की, सूरज किसकी तरह दिखाई दे रहा है, मोर के बोलने पर कवि को कैसा लगा। तो इस तरह से आप बच्चों पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं इस तरह से कि कविता का सार अपने शब्दों में लिख कर लाएं, या कविता का कंठस्थ करके आए, कविता को मुंह जबानी याद करके आए, या कविता में आए कठिन शब्दों से वाक्यों का निर्माण करें। तो इस तरह से आप गृह कार्य बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कविता शिक्षण की पाठ्य योजना बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कोई भी कविता हो, आपको फॉर्मेट ये यूज करना है। कविता शिक्षण की पाठ्य योजना गद्य शिक्षण से बहुत अलग होती है, उसके शिक्षण बिंदु अलग होते हैं, लेकिन कविता की पाठ्य योजना के शिक्षण बिंदु एक ही रहेंगे, चाहे कोई भी कविता हो। तो शिक्षण बिंदु में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट में कोई भी कविता है उसकी पाठ्य योजना बना सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छे लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।